तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी भारत के एक बेहद ही खास और जीवंत शहर के बारे में, अहमदाबाद। इस शहर ने पिछले 1000 सालों में न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, मिलों की चिमनियों का धुआं देखा है और देश को बदल कर रख देने वाली क्रांतियों को भी बहुत करीब से महसूस किया है। ये सिर्फ एक शहर के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे बदलते भारत की एक जीती जागती गाथा है। लेकिन इतिहास की गहराइयों में जाने से पहले जरा एक दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या इस शहर का नाम हमेशा से अहमदाबाद ही था, या फिर इसका कोई और भी पुराना नाम है जिसे शायद आज हम भूल चुके हैं? इसी सवाल का जवाब हमारी इस ऐतिहासिक चर्चा का सबसे पहला पड़ाव है, और यकीन मानिए ये इसकी प्राचीन उत्पत्ति को लेकर कई पुरानी मान्यताओं को बिल्कुल बदल कर रख देगा। तो इस एक्सप्लेनर में हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? हमारा रोड मैप बहुत ही स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे आशावाल से कर्णावती तक के सफ़र से, फिर देखेंगे अहमदाबाद का जन्म, उसके बाद व्यापार, मुगल और ब्रिटिश काल का दौर, इसके बाद जानेंगे स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका, और आखिर में बात करेंगे इसके भारत की पहली हेरिटेज सिटी बनने की। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, आशावल से कर्णावती। समय के पहिए को लगभग 1000 साल पीछे साबरमती नदी के शांत और उपजाऊ तटों पर ले चलते हैं। ये जो कालक्रम है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम 11वीं सदी के प्रभावशाली सोलंकी वंश से लेकर 15वीं सदी के सल्तनत शासन और फिर 20वीं सदी के उस महान स्वतंत्रता आंदोलन तक की एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। साबरमती के किनारे बसा ये इलाका इन सभी बड़े और ऐतिहासिक बदलावों का सबसे अहम गवाह रहा है। अब सबसे अहम सवाल कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो करीब 1000 साल पहले यहाँ आशावल या आशापल्ली नाम की एक बस्ती हुआ करती थी। 11वीं सदी की ये एक बहुत ही समृद्ध व्यापारिक और कृषि बस्ती थी, जहाँ भील राजा आशा भील का राज हुआ करता था। साबरमती नदी के बिल्कुल पास होने की वजह से यहाँ खेती के लिए भरपूर पानी तो था ही, साथ ही इसने शुरुआती व्यापारिक रास्तों को भी जन्म दिया, और इसी वजह से ये बस्ती तेजी से फलने फूलने लगी। फिर समय बदला और 11वीं सदी में ही गुजरात पर सोलंकी वंश का शासन तेजी से फैलने लगा। शक्तिशाली राजा कर्णदेव सोलंकी ने इस इलाके पर धावा बोला, भील शासक को हराया और एक बिल्कुल नया भव्य नगर बसाया, और इसे नाम दिया गया कर्णावती। ये कोई आम नगर नहीं था, बल्कि ये बहुत ही जल्द एक बेहद रणनीतिक और समृद्ध राजपूत व्यापारिक केंद्र बन गया। इसने मानो पूरे इलाके की किस्मत ही पलट कर रख दी। अब हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है अहमदाबाद का जन्म। 15वीं सदी में गुजरात सल्तनत के शक्तिशाली उदय के साथ ये नई कहानी शुरू होती है। साल है 1411। ये वो ऐतिहासिक साल था जब सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने एक बहुत ही बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया। अपनी सत्ता को एक नई और मजबूत पहचान देने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल नई राजधानी बनाने का मन बनाया। एक ऐसा फैसला जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। लेकिन उन्होंने इसी जगह को क्यों चुना? इसके पीछे की कहानी बड़ी ही जादुई और हैरान कर देने वाली है। कहा जाता है कि जब सुल्तान साबरमती के किनारे पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा खरगोश एक खूंखार शिकारी कुत्ते का पीछा कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुल्तान इस बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे इस जमीन की मिट्टी में घुली बहादुरी का प्रतीक मान लिया, और बस उसी पल तय हो गया कि यही वो वीर भूमि है जहां उनकी नई राजधानी यानी अहमदाबाद बसेगी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, कैसे बदलती राजनीतिक ताकतों के साथ इस शहर की पहचान और इसका नाम भी लगातार बदलता चला गया। प्राचीन काल में आशा भील के समय ये आशावल कहलाया, फिर 11वीं सदी में सोलंकी वंश आया तो ये कर्णावती बन गया, और फिर 15वीं सदी में गुजरात सल्तनत के आते ही ये वो अहमदाबाद बन गया जिसे आज हम जानते हैं। ये महज कुछ नामों का बदलना नहीं था, बल्कि हर नए नाम ने इस शहर की नींव में एक नई सांस्कृतिक परत जोड़ने का काम किया। इस नए शहर को सिर्फ बसाया ही नहीं गया, बल्कि इसे पूरी तरह से महफूज भी किया गया। भद्र किले के साथ साथ शहर के चारों ओर विशाल और मजबूत दीवारें खड़ी की गईं। इसी चार दीवारी वाले शहर के कुछ सबसे मशहूर दरवाजे थे: दिल्ली दरवाज़ा, कालूपुर दरवाज़ा, शाहपुर दरवाज़ा और जाहिर है मशहूर 3 दरवाज़ा। और मज़े की बात यह है कि ये दरवाजे सिर्फ सुरक्षा चौकियां नहीं थे, बल्कि उस जमाने में व्यापार, कला और प्रशासन के सबसे बड़े केंद्र हुआ करते थे। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, व्यापार, मुगल और ब्रिटिश काल।
यहाँ हम देखेंगे कि नए वैश्विक साम्राज्यों के आते ही इस शहर में आर्थिक विस्तार का कैसा जबरदस्त दौर शुरू हुआ। साल 1572 में एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर ने अहमदाबाद पर अपना कब्जा जमा लिया। इस मुगल विजय के बाद तो जैसे शहर की अर्थव्यवस्था में पंख लग गए। दुनिया भर के विदेशी व्यापारी यहाँ खींचे चले आने लगे। खासकर सूती कपड़ों का व्यापार इतना ज्यादा बढ़ा कि इस शहर की शौहरत पूरी दुनिया में फैल गई। इतिहास में इस शहर को दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद शानदार उपनाम दिए गए हैं। मुगल काल में इसकी बेशुमार दौलत की वजह से इसे भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक कहा जाता था। फिर वक्त का पहिया घूमा। 18वीं और 19वीं सदी में मराठा आए और फिर ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। इस नए ब्रिटिश दौर में यहाँ सैकड़ों टेक्सटाइल मिलें खुली और लंबी रेलवे लाइनें बिछाई गईं। इन मिलों और मशीनों ने अर्थव्यवस्था को इतनी तेज रफ्तार दी कि लोग इसे बड़े गर्व से भारत का मैनचेस्टर पुकारने लगे। अब बात करते हैं हमारे चौथे भाग की, स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र। 20वीं सदी का ये वो दौर है जहां शहर का पूरा मिजाज ही बदल जाता है। ये सिर्फ मिलों और उद्योगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक बहुत बड़ी वैचारिक और राष्ट्रीय क्रांति की तरफ मुड़ जाता है। 1915, जरा इस बेहद ऐतिहासिक साल पर रुकते हैं। ये वो पल था जब पूरे देश की दिशा ही बदलने वाली थी, क्योंकि यही वो साल था जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपना सफल संघर्ष पूरा करके हमेशा के लिए भारत लौट आए थे। भारत लौटने के कुछ समय बाद ही गांधी जी ने साबरमती नदी के उसी शांत किनारे पर साबरमती आश्रम की नींव रखी। और सच कहूं तो ये आश्रम ईंट और गारे की कोई आम सी इमारत नहीं थी। ये सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन के एक ऐसे विशाल ऐतिहासिक आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। ये शहर और खासकर ये आश्रम भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अभियानों का लॉन्च पैड बन गया था। जरा सोचिए, ऐतिहासिक दांडी मार्च जिसने ब्रिटिश नमक कानून की जड़ें हिला दी, स्वदेशी आंदोलन और अंग्रेजों के खिलाफ न जाने कितने प्रमुख जन प्रदर्शन यहीं से तो शुरू हुए थे। इन आंदोलनों ने न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया, बल्कि अंततः एक पूरे राष्ट्र की नियति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और अब हमारे एक्सप्लेनर का आखिरी और 5वां भाग, भारत की पहली हेरिटेज सिटी। आज़ादी के बाद के युग में ये शहर कहाँ खड़ा है, आइए इसे समझते हैं। आज़ादी के बाद का इसका प्रशासनिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। 1960 में जब बॉम्बे स्टेट का बंटवारा हुआ तो ये शहर नए बने गुजरात राज्य की पहली राजधानी बना। हालांकि करीब एक दशक बाद प्रशासनिक राजधानी को नए शहर गांधीनगर में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन पता है दिलचस्प बात क्या है? अपनी राजधानी का आधिकारिक दर्जा खोने के बावजूद अहमदाबाद का वो आर्थिक और सांस्कृतिक दिल कभी धड़कना बंद नहीं हुआ। वो आज भी इस राज्य की असली धड़कन बना हुआ है। और फिर इस पूरे 1000 साल की लंबी और शानदार यात्रा का सबसे बड़ा मुकाम सामने आता है। साल 2017 में यूनेस्को ने अहमदाबाद को भारत की पहली विश्व धरोहर सिटी यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा अद्भुत सम्मान है जो इसके जीवंत, सांस लेते इतिहास और लकड़ी की शानदार नक्काशी वाले उन पुराने घरों को वैश्विक स्तर पर मान्यता देता है जो सदियों से अपना वजूद बचाए हुए हैं। तो इस पूरी ऐतिहासिक चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। एक अकेला शहर 1000 साल के साम्राज्यों और क्रांतियों की इतनी सारी यादें आखिर कैसे संजो सकता है? इसका जवाब अहमदाबाद की हर उस तंग गली में है, लकड़ी के नक्काशीदार हर झरोखे में है, हर ऐतिहासिक दरवाजे और हर एक पत्थर में छिपा है, जो आज भी वहां से गुजरने वालों को अपने असाधारण विकास की कहानी खुद सुनाते हैं। तो इस बेहतरीन